देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत संकल्पनाएं बताया, जिसमें उत्पादन प्रवाह और स्टॉक प्रवाह, अंतिम वस्तुएं और वस्तुओं के प्रकार, एक बार यूज करने वाली वस्तुएं जैसे कि उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, एक बार यूज करने वाली वस्तुएं जैसे कि आहार भोजन, कई बार यूज करने वाली वस्तुएं ये पूंजीगत वस्तुएं होती हैं और इनके बारे में हमने बताया। लेकिन इसमें जो है कहीं पर भी सरकार के करों का भुगतान, बाह्य व्यापार और बचत, इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। इससे हम ये जान चुके हैं, आप जान चुके होंगे कि ये एक सरल अर्थव्यवस्था में उद्योगकर्ता या उत्पादक किसी भी सरकार को कर अदा नहीं करता है, बचत नहीं करता है, बाह्य व्यापार नहीं करता है, यानी किसी प्रकार का भुगतान बाहर नहीं करता है। तो हम ये अब समझ चुके हैं कि एक सरल अर्थव्यवस्था किस प्रकार से बिना बचत के, बिना बाह्य पर व्यवसाय के और बिना किसी सरकारी कर अदायगी के किस प्रकार से कार्य करती है। तो अब हम आज आपको पढ़ाएंगे आय का वर्तुल प्रवाह और राष्ट्रीय आय की गणना की विधि। इस बारे में समझेंगे कि उत्पादन, पहले हमें उत्पादन करना होता है और उत्पादन में 4 मौलिक योगदान होते हैं, जिसमें मानवीय श्रम का योगदान मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से होता है कि मानवीय श्रम का योगदान, जैसे मजदूरी के रूप में हम मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, इसके रूप में हम उत्पादन के योगदान देते हैं। और दूसरा है पूंजी का योगदान, इसमें पूंजी इन्वेस्ट की जाती है। और तीसरा उद्यम वृद्धि का योगदान, जो लाभ के रूप में योगदान होता है। और चौथा है भूमि का योगदान, जो जमीन उसमें लगती है, जहां ऑफिस बनता है, जहां कार्य होता है, उसका योगदान। तो देखिए बच्चों, इसमें 4 प्रकार के योगदान श्रम में लगते हैं। यही 4 कारक हैं। फर्म की कमाई, फर्म की आय जो भी होती है वो 4 ही जगह पे इन्वेस्ट होती है, मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में, लाभ के रूप और लगान के रूप में फर्में भुगतान करती हैं। और हमें क्या करना पड़ता है, एक उत्पादक को क्या करना होता है, उससे मजदूरी भी करना पड़ता है, मेहनत भी करना पड़ता है और पूंजी भी लगानी होती है, और उसको प्रॉफिट के रूप में जो मिलता है वो भी उसको उसमें इन्वेस्ट करना होता है लाभ के रूप में, और जमीन का योगदान जो लगान से मिलता है। ये चारों प्रकार के आय के साधन उसी में इन्वेस्ट किया जाता है और उन्हीं से चारों प्रकार के ये भुगतान भी किए जाते हैं। उत्पादन के कारक परिश्रमिक का उपयोग उन वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर करते हैं जो उनके उत्पादन में सहायक होते हैं। देखिए बच्चों, जब फर्म इनको मजदूरी, ब्याज, लाभ और लगान के रूप में जब भुगतान करते हैं तो इनको जो पैसा मिलता है फिर ये उसी को इन्वेस्ट करते हैं, किसमें, जिसमें इन्हें वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पे खर्च होता है, उन्हीं के ऊपर ये पुनः खर्च करते हैं। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के परिवारों का समस्त उपभोग, अर्थव्यवस्था में जो परिवार हैं उनका उपभोग किस प्रकार से होता है कि उनका उपभोग फर्मों पर जो खर्च करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने के लिए खर्च करते हैं, तो उसके खर्च के बराबर होता है। वही हम अर्थव्यवस्था के परिवारों का समस्त उपभोग मान लेते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है
कि फर्म द्वारा कारक अदायगी के रूप में वितरित राशियों का कुल योग, यानी कर अदायगी यानी मजदूरी के रूप में भुगतान किया गया, ब्याज के रूप में दिया गया, लाभ के रूप में दिया गया और लगान के रूप में जो दिया गया, इन चारों राशियों के कुल योग बराबर होता है उनके द्वारा विक्रय संप्राप्त के रूप में प्राप्त समस्त उपभोग मूल्य की माप के बराबर। कहने का मतलब यह हुआ कि इन्होंने जितना खर्च किया, जितना वस्तुओं के ऊपर खर्च किया, उससे उन वस्तुओं को सेवा क्षेत्र में भेजकर उनसे जो बिक्री मिलती है उसके बराबर मूल्य के बराबर होता है। अर्थात आप समझें, उत्पादन के कारक परिश्रम का उपयोग उन वस्तुओं और सेवाओं पर करते हैं जो उनके उत्पादन में सहायक होते हैं। आप भी समझ लें, आपके पास पैसा है, आप उसी पे इन्वेस्ट करेंगे जो तुम्हारे काम में सहायक हो, तुम्हारा आप रोजगार बढ़ाएं, उसके ऊपर। उसी टाइप से फर्में भी करती हैं। और अर्थव्यवस्था के परिवारों का समस्त उपभोग किसके बराबर होता है कि वो जो उत्पादित फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर हुए समस्त व्यय के बराबर। आप किसी पे इन्वेस्ट करेंगे तो जितनी वस्तुएं हैं उन्हीं के ऊपर खर्च करेंगे, तो आपके द्वारा किया गया खर्च वो उत्पादन फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के व्यय के बराबर होगा। अर्थात फर्म द्वारा कारक अदायगी के रूप में वितरित राशियां, यानी ये चारों राशियों पे जितना का कुल योग हुआ वो किसके बराबर है, उनके द्वारा विक्रय संप्राप्ति के रूप में प्राप्त समस्त उपभोग की मूल्य। वो जितनी वस्तुएं मिली उनसे बिक्री करके जितनी हमें मूल्य मिलता है उसी के बराबर फर्म की कारक की अदायगी होती है। देखिए बच्चों, प्रतिवर्ष आय का जो प्रवाह होता है दो क्षेत्रकों में रहता है। एक तो परिवार पे प्रवाहमान रहता है और दूसरा फर्म पे। इस चीज को हम आरेख के द्वारा समझ सकते हैं और इसको समझेंगे आरेख से। हम समस्त आय की माप फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्यों की गणना करके करते हैं। अगर हमें आय की गणना करना है तो हम समस्त आय की माप कैसे करेंगे, फर्म के द्वारा जितनी सारी उत्पादित वस्तुएं हैं, जो भी उनका प्रोडक्ट है और सेवाएं हैं, उनकी समस्त मूल्य की गणना करेंगे, उनकी मूल्य की माप की गणना करेंगे। कितनी मूल्य है उसका टोटल करेंगे, उसी पे हम आय की गणना करते हैं। इस आरेख में आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, ये जो डायग्राम बना हुआ है, आरेख बना है, इसमें क्या क्या है देखिएगा। एक तो फर्म है, दूसरा परिवार है। एक फर्म है, दूसरा परिवार है। अब इसमें ऊपर का जो कर्व बना हुआ है वक्र, ये ए पर है, जो ये परिवार द्वारा खर्च बताता है। क्या बता रहा है, ये खर्चा, कि ये इतना व्यय कर रहा है इस फर्म पे। तो जब इस फर्म पे व्यय किया तो इससे इसको क्या मिलेगा, इससे इसको वस्तु और सेवाएं मिलेंगी, जो बी पर दिखाया गया है। जिसने इतना खर्चा किया इससे इसको वस्तुएं मिल गई और इन वस्तुओं को इसने एक नीचे का सबसे कर्व जो बना हुआ है, ये सेवाओं के रूप में यानी मार्केट में, बाजार में भेज दिया। जब बाजार में भेजा तो इसमें जो विक्रय से संप्राप्ति मिली, विक्रय से जो कुछ मिला, इनकम हुई, वो इनकम किसके बराबर होगी, कारक आदायगी के रूप में। ये जो फर्म को मिला और फर्म से फिर क्या हुआ, उसको इनकम मिली कारक आदायगी के रूप में। तो ये सी, इसको हम सी कहते हैं, तो इसके ऊपर मिलती है। तो इस प्रकार से हम समझ गए हैं ये सरल अर्थव्यवस्था में आय का वर्तुल प्रवाह किस प्रकार से बना, कि कोई फर्म अपना व्यय करती है, जितना भी व्यय करे, मान लिया 10 लाख व्यय कर दिया, तो इसने 10 लाख रुपए की
वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त कर। जब इसको सेवाएं मिल गई या वस्तुएं मिल गई तो इन वस्तुओं से इसको क्या होना, इनकम तो नहीं मिले। इससे इसने क्या किया, मार्केट क्षेत्र में, बाजार क्षेत्र में डाल दिया, सेवा क्षेत्र में डाल दिया, और वहां से जब माल बिक्री हुआ, वस्तुओं की बिक्री हुई, तो उसको कारक आदायगी के रूप में मिली। कारक आदायगी, उसको जो भी मजदूरी मिली तो ये मजदूरों की मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में, लाभ के रूप में और लगान के रूप में, ये चारों चीजें इसमें जुड़ी होती हैं, इसके बराबर मिलती है। इससे ये पता चलता है कि फर्म अपना, मान लेते हैं कि 10 लाख का व्यय करती है, परिवार 10 लाख का व्यय करता है फर्म के ऊपर, तो फर्म से वस्तुएं मिली और वस्तुएं बाजार में गई, वहां से बिक करके जब आया तो जितना इसने 10 लाख का व्यय किया उतने ही इसको, परिवार को फिर वापस पुनः मिल गया। इस प्रकार से परिवार का चक्र चलता रहता है। वो जितना इन्वेस्ट करता है और उसको वस्तुओं के रूप में मिलती है, वस्तुएं बाजार में जाती हैं और बाजार से फिर कारक आदायगी के रूप में उसको पुनः आय प्राप्त हो जाती है। ये अपनी आय इसी प्रकार से प्राप्त करते हैं। अब इसमें ये देखते हैं कि आय, जब इससे समझ में आया कि इसमें प्रवाह कई बने हुए हैं, ए प्रवाह, बी प्रवाह, सी प्रवाह, इससे ये पता चलता है कि हमने जितना व्यय किया सी के द्वारा उतना ही हमें वापस मिल गया। अब ये प्रवाह क्या है, व्यय प्रवाह। आय की गणना के लिए हमें 3 विधियां इससे मिलती हैं। पहली विधि यह है ए प्रवाह। प्रवाह ए, यानी इसको हम कहते हैं व्यय विधि। व्यय विधि में हम सभी फर्मों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य की गणना करते हैं। अगर हमें व्यय विधि से अगर जो हम गणना करेंगे आय की, तो क्या करेंगे कि सभी फर्मों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं का, प्रारंभिक वस्तु नहीं, अंतिम वस्तुओं का, अंतिम वस्तु क्या होती, जिसको हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं, अंतिम उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना करते हैं। उसके बाद आता है बी। बी प्रवाह जो फर्म से परिवार को जोड़ता है। एक किसको जोड़ता है, परिवार से फर्म को जोड़ता है, लेकिन बी प्रवाह जो है, बी प्रवाह फर्म से परिवार को जोड़ता है, जिससे वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त होती हैं। तो बी प्रवाह को हम कहते हैं उत्पाद विधि, क्योंकि फर्म उत्पादन दे रही है। तो उत्पाद विधि जो है ये किस प्रकार से निकाली जाएगी, ये निकाली जाएगी कि सभी फर्मों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य की माप। ये फर्म जितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करेगा, जितना उत्पादन करेगा, उन सभी वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य की माप की गणना करेंगे, तब हम उत्पाद विधि से आय निकाल पाएंगे। और उसके बाद आता है सी, कारक आदायगी। प्रवाह सी में ये किस विधि की है, ये आय विधि की गणना है। मतलब इससे हम आय की गणना आय विधि से ही करते हैं। ये सभी कारक आदायगियों के कुल योग की माप करते हैं। यही कारक आदायगी यानी मानवीय श्रम का योगदान, यानी मजदूरी के रूप में मिली हुई आय, पूंजी का योगदान यानी ब्याज के रूप में मिला आय, और उद्यम वृत्ति का योगदान जिसमें एक उत्पादक को लॉस एंड प्रॉफिट यानी प्रॉफिट जो मिलता है, लाभ मिलता है उसका, और चौथा है भूमि का योगदान, यानी जहां भूमि लगती है उसके खर्चे लगते हैं, तो जमीन के लगान के रूप में मिलता है। तो चारों आदायगियों की जब टोटल करते हैं, ये चारों कारक हैं, इन चारों कारकों का टोटल करते हैं, इस प्रकार से हमें इनका योग करके जो मिलता है उससे हम सी आय विधि द्वारा आय की गणना करते हैं।
और इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे कि इस डायग्राम से किस प्रकार से अदायगी होती है। देखिए बच्चों, आप ये समझ लो, ये परिवार जितनी आय खर्च करता है, यदि ये चाहता है कि हम और अतिरिक्त खर्चा करेंगे, अतिरिक्त इसमें खर्च करें, लेकिन तो ये अपनी पूंजी पहले ही खर्च कर चुका है, तो उसके बाद इसके पास पूंजी कहाँ से आएगी। मान लिया कि ये किसी से उधार ले लिया, अब जब उधार पूंजी लेगा तो ये 10 लाख का खर्च करता था, उधार लिया, मान लिया 10 लाख और ले लिया, तो इसने 20 लाख का खर्च कर दिया। अब 20 लाख का जब खर्च करेगा, इस व्यय करेगा, तो ये 20 लाख की वस्तुएं प्राप्त करेगा। 20 लाख की वस्तुएं बाजार में उतरेंगी, वहां से 20 लाख की इसकी अदायगी फिर वापस आएगी। अब इसमें ये सोचना होता है पैसा कहां से पूरा करेगा 20 लाख, क्योंकि इसकी अतिरिक्त उत्पादन होगा। 20 लाख व्यय करने से इसका 10 लाख का अतिरिक्त उत्पादन होगा और 10 लाख की बिक्री ज्यादा होगी, आय होगी। आय से जिससे पैसा उसने लिया, जिससे रुपया लिया, जिससे पूंजी ली, धन लिया, तो वो उससे उसको फिर भुगतान करेगा। अतिरिक्त आय से उधार ली गई पूंजी की अदायगी करेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि आप इस डायग्राम से बहुत आसानी पूर्वक ये समझ गए होंगे कि आय का वर्तुल प्रवाह और राष्ट्रीय आय की गणना ये किस किस प्रकार से होंगी। ये व्यय विधि, उत्पाद विधि और आय विधि है, और इसका ये जो डायग्राम दिया गया, ये विधि दी गई, ये एक सरल अर्थव्यवस्था की मूलकार पद्धति है। ये एक वास्तविक अर्थव्यवस्था नहीं है, ये काल्पनिक अर्थव्यवस्था है। यदि इसमें कोई उत्पादक अपनी बचत करता है, इसमें ये बताया गया है परिवार जितना व्यय करेगा उतनी ही उसको आमदनी होगी। इसका कहने मतलब 10 लाख व्यय करेगा तो उसकी आमदनी भी 10 लाख की होगी, तो उसकी बचत तो रही नहीं, ना सरकार को कोई कर अदा किया, ना ही वाह्य व्यापार की कोई अदायगी है किसी वस्तुओं की। तो इससे ये पता चलता है कि जितना हमने खर्च किया उतना ही हमें मिला। लेकिन अगर हम इसमें उत्पादक की बचत निकाल देते हैं, परिवार जो खर्च करेगा तो बचत तो देगा ही, अगर उसकी बचत निकालते हैं तो ये बताए गए फार्मूले सभी गलत हो जाएंगे। और इसमें ये होता है कि परिवार एक जगह अगर अपनी इनकम बढ़ा देता है एक प्रवाह पे, तो उसके सभी प्रवाहों में परिवर्तन हो जाता है, उसकी आय में समय परिवर्तन होगा। क्योंकि ये अगर ये 10 लाख खर्च करता, 10 लाख के हिसाब से इनकम होगी, और उसने 10 लाख एक्स्ट्रा खर्च कर दिया तो उसकी इनकम भी 10 लाख एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि इस पर भी प्रवाह बढ़ जाएगा, 20 लाख का हो जाएगा, और इसकी बिक्री भी 20 लाख की हो जाएगी, और कर अदायगी जो कारक को अदायगी होगी वो भी 20 लाख की होगी। इससे पता चलता है अगर हम किसी एक प्रवाह पर व्यय अपना बढ़ा देते हैं तो सारे प्रवाह में परिवर्तन हो जाएगा, और इसके खर्च और प्लस इनकम ये बराबर रहती हैं। जितना हम व्यय किया गया उतना ही वस्तुओं और सेवाओं के रूप में उसकी आय बढ़ी। लेकिन अगर ये बचत करता है तो ये नियम बदल जाएगा, क्योंकि इसमें जो मौलिक विधियां हैं वही इसके नियम को बराबर रखती हैं। काल्पनिक विधि इसे कहते हैं। लेकिन अगर इसमें वास्तविक विधि लगाएंगे तो ये नियम हट जाएंगे। इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि इसमें आपने इस विधि को समझ लिया है। और ये अर्थशास्त्र है, इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में जो मॉडल्स दिए गए हैं, पूरा अर्थशास्त्र मॉडलों से भरा हुआ है, और प्रत्येक अर्थशास्त्री का कर्तव्य है कि किस वास्तविक जीवन में कौन सा मॉडल प्रस्तुत करे, कौन सा मॉडल अनुकूल है, जिसे वो प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। और फर्म इसी प्रकार से अगले साल भी वही करेंगी। हर साल उनका यही
पुनरावृत्ति होती रहती है कि सभी कारकों को अदायगी देना, पुनः उत्पादन करना, मार्केट में माल उतारना और उनसे फिर इनकम प्राप्त करना, यही चक्र बराबर चलता रहता है। और इसी के साथ हम आगे ये बताएंगे कि अगले वीडियो में आय की विधियां जो है, व्यय विधि, उत्पाद विधि और आय विधि, इन तीनों का वीडियो अलग अलग बनाएंगे। तभी आपको समझ में आएगा कि व्यय विधि क्या है, उत्पाद विधि कैसे बनेगी और आय विधि क्या होगी, वो अगले वीडियो में बताएंगे। अब हम आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे अच्छे तौर से और हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। हम आपको इकोनॉमिक्स की एक एक पॉइंट बारीकी से बताएंगे और वीडियो देखें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यही हमारी मजदूरी मिलेगी और वो भी कितने दिन में मिलेगी ये पता नहीं है भाई। जय हिंद, जय भारत।